रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 570। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। माजी के मनाजिर वांगलिन के जहन में चमकने लगे। ये अमल बहुत सुस्त था। वांगलिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी यादों को तरतीब दिया जब वो सहन के अंदर बैठा था। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के कामयाब इस्तेमाल की यादें आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में चलती रहीं जब वो उनके दरमियान मुमासलत ढूंढ रहा था। काफ़ी देर बाद वांगलिन ने एक आह भरी। उन तमाम औकात को गौर से देखने के बाद जब उसने कामयाबी से स्लॉटर एनर्जी बनाई थी, ऐसा लगता था कि वो सब इत्तेफाक से हुआ था और उनके दरमियान कोई मुश्तरका चीज़ नहीं थी। अगर कोई चीज़ है तो जिस दिन मैंने सीमा यान को कत्ल किया, कुछ अजीब था। उस लम्हे मैंने गुस्से में अमल किया और स्लॉटर एनर्जी की एक लकीर बनाने में कामयाब हुआ। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं लेकिन फिर दोबारा धुंधली हो गईं। ताहम इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ऐसी भी स्लॉटर एनर्जी की लकीरें थीं जो तब बनाई गईं जब मैं मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था। डीमन सोल्जर से भी कुछ स्लॉटर एनर्जी बनाई गई थी, लेकिन ये बताना नामुमकिन है कि वो कौन से मखसूस सिपाही थे। वांगलिन ने काफ़ी देर तक सोचा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं ढूंढ सका और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तेवरी चढ़ गई। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की कल्टीवेशन मेरे यहाँ दाखिल होने की अहम वजूहात में से एक है। मैंने ये स्पेल तुओसेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सीखा था। तुओसेन बहुत ताकतवर है, इसलिए मुझे उसके खिलाफ जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। अब जबकि मेरे पास ब्लड सोल पिल्स हैं, इन दोनों को मिलाकर मेरे जिंदा रहने का इम्कान बहुत बेहतर है। ताहम मेरे पास ब्लड सोल पिल्स की महदूद मिकदार है, इसलिए मेरी तरजीह अभी भी ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट है। वांगलिन ने सोचा। वो कई सालों से सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की कल्टीवेशन कर रहा था और पहली स्लॉटर एनर्जी की लकीर बनाने का मतलब था कि वो पहले मरहले तक पहुंच चुका था। ताहम इस स्पेल पर महारत हासिल करने के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा थी। मुझे लगता है कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के बारे में कुछ राज हैं, लेकिन जिस मिकदार को मैं कंट्रोल करता हूँ वो जांचने के लिए बहुत कम है। वांगलिन ने अपना दाया हाथ उठाया और ग्रे गैस की 5 लकीरें उसकी उंगलियों के दरमियान हरकत करने लगी। सिर्फ 5 लकीरें, यहाँ तक कि याओ सीक्शुए को सील करने वाली को मिलाकर भी ये सिर्फ 6 लकीरें हैं। वांगलिन ने एक आह भरी। वो अभी तक सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को समझ नहीं सका था। वो अभी भी काफी उलझन में था कि स्लॉटर एनर्जी कैसे पैदा होती है। उसने बहुत सी वजूहात सोची, लेकिन उनमें से हर वजह सिर्फ एक सूरत हाल पर लागू होती थी। लगता है कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के राजों को समझने का मौका पाने के लिए मुझे बहुत से तजर्बे और नतीजे निकालने होंगे। वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं और उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट निकला। उसने थोड़ा सोचा और फिर अपना डिवाइन सेंस फैलाया और जाली पहाड़ के पीछे अपनी रिहाइश की जिम्मेदारी निभाने वाले 2 सार्जेंट्स को ढूंढा। वो दोनों अपने दिलों की गहराइयों से वांगलिन के स्पेल से डरते थे, इसलिए वो वांगलिन के करीब रहने की जुर्रत नहीं करते थे। ताहम लॉर्ड का हुक्म ऐसा था जिसे उन्हें मानना था, इसलिए उन्होंने सहन के दरवाजे पर पहरा देने का फैसला किया और किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। वांगलिन का डिवाइन सेंस 2 सार्जेंट्स के पास से गुजरा और उसने एक डिवाइन मैसेज भेजा। थोड़ी देर बाद दोनों सार्जेंट सहन में दाखिल हुए। वो वांगलिन से 3 फीट दूर रुके और एहतराम से कहा, सलाम वाइस जनरल वांग। वांगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों रास्ता दिखाओ। वो दोनों चौंके, लेकिन उन्होंने तेजी से सर हिला दिया। वांगलिन फौरन कई फीट आगे बढ़ा। दोनों सार्जेंट्स ने तकरीबन फौरन पीछा किया, लेकिन उनमें से एक थोड़ा हिचकिचाया और एहतराम से पूछा, वाइस जनरल वांग, क्या हम जंगली घोड़ा तैयार करें? जरूरत नहीं। एक झटके में वांगलिन जाली पहाड़ के गिर्द घूमा और सहन छोड़ दिया। वो तीनों मो मैंशन से निकले और वांगलिन सबसे आगे था। मो मैंशन होंग शहर के मशरकी कोने में था और निस्बतन खामोश था। वो लापरवाही से सड़क पर चला। वांगलिन बहुत तेज नहीं चला। उसने आसपास देखा और आहिस्ता आहिस्ता होंग शहर की मेन स्ट्रीट की तरफ बढ़ा। वहां करीब ही एक दरिया था और साथ ही बहुत से लोग थे और सड़क के किनारे दुकानों से भरे हुए थे। ये बहुत पुररौनक था। शोर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता आ रही थीं जब मर्द और औरतें सड़क पर चल रहे थे। डीमन स्पिरिट लैंड में लिबास खुले जहन के थे, खासतौर पर खवातीन के लिबास। वो ना सिर्फ रंगीन थे, बल्कि वो जिस्म का बड़ा हिस्सा जाहिर करते थे और आंखों को बहुत भले लगते थे। उसके सामने हर चीज ने वांगलिन के पिछले कुछ दिनों के तनाव भरे मूड को पुरसुकून कर दिया। वो सड़कों पर ऐसे चला जैसे वो कोई फानी इंसान हो और उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता छुप गई, जैसे कोई दरिया सूख रहा हो। रास्ते में वांगलिन कभी कभी किसी दुकान के बाहर रुकता, कभी वो अंदर जाता और कभी वो बस चला जाता, लेकिन उसके रुकने का वक्त हमेशा बहुत कम था। वो एक राहगीर की तरह था। जब वो आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी शहर से गुजरा, वांगलिन की शक्ल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो एक कल्टीवेटर था, उससे एक बहुत ही नफीस मिजाज निकलता था। नतीजतन हजूम में मौजूद ज्यादा खुले जहन की खवातीन कभी कभी वांगलिन पर नजरें जमाती जब वो पास से गुजरते।
वांगलेन अपने सफेद लिबास के साथ एक बेहथियार स्कॉलर लगता था। जहां तक उसके पीछे मौजूद दो सार्जेंट्स का ताल्लुक है, अवाम की नज़र में वो आम गार्ड्स जैसे लगते थे। ताहम वांगलेन के बारे में अभी भी एक औरा था जो इस जगह से बहुत मुख्तलिफ था, इसलिए उसके लिए यहाँ हकीकी तौर पर ताल्लुक रखने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजतन उदासी का एक हल्का सा एहसास उससे फैल गया। पैदल चलने वालों में मर्द और औरतों के जोड़े होते थे जो एक दूसरे के साथ बातें और हंसी मजाक कर रहे होते थे। उनके मुकाबले में वांगलिन का साया बहुत तन्हा था। जब वो हजूम के दरमियान चला तो आसपास का शोर किसी और दुनिया का हिस्सा लगता था। मर्दों और औरतों के जोड़े किसी और वक्त और जगह से ताल्लुक रखते हुए महसूस होते थे। उसके सामने किसी भी चीज में उससे जरा सी भी वाकफियत या ताल्लुक नहीं था। वांगलिन के दिल में एक नाकाबिले बयान एहसास पैदा हुआ और उसने एक आह भरी। ये रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो अब इस पर चलना नहीं चाहता था। दिन ढल रहा था और जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, सितार की आवाज़ जो हल्की सी उदासी से भरी हुई थी उसके कानों में पड़ी। ये हल्की सी उदासी और सितार की मौसीकी अजीब तौर पर वांगलिन के मूड के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खा गई और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वांगलिन ने खामोशी से दरिया के किनारे खड़े रहकर सितार बजाते हुए सुना। अपनी नज़र के साथ वो कश्ती पर सितार बजाती हुई औरत को देखने के काबिल था। इस औरत ने सिर्फ अपनी पीठ जाहिर की। उसकी पीठ उसकी सितार की मौसीकी की तरह थी, जो उदासी और तन्हाई का हल्का सा एहसास जाहिर करती थी। उससे कुछ फासले पर कुछ नौजवान हंस और पी रहे थे। हंसी की आवाज़ सितार की मौसीकी के साथ बहुत बेजोड़ थी। वांगलिन ने खामोशी से कश्ती को देखा। जैसे जैसे सितार की मौसीकी उसके कानों में पड़ी, उसने आवाज़ का लुत्फ उठाया और आहिस्ता आहिस्ता वाकफियत का एहसास पाया। इस लम्हे उसे प्लैनेट सुजाकू पर वो पुरसुकून वादी याद आई, ली मुवान के साथ उसका घर। उन पुरसुकून दिनों की वान एयर की सितार की मौसीकी अभी भी वांगलिन का साथ देती थी। वान एयर की सितार की मौसीकी में भी उदासी की झलक थी, लेकिन उस वक्त का वांगलिन इसे नहीं समझता था। ये उदासी बहुत हल्की और रूहानी थी। वान एर के जाने के बाद वांगलिन ने वो सितार की मौसीकी फिर कभी नहीं सुनी। आज वही सितार की मौसीकी सुनने की बदौलत उसके दिल में उदासी आहिस्ता आहिस्ता फिर से उभर आई। ली मुवान के जाने से पहले वांगलिन के उसके लिए एहसासात हमेशा ये थे कि वो मुतासिर हुआ था और उसके सैकड़ों सालों के इंतजार के लिए जिम्मेदार महसूस करता था। ये मोहब्बत नहीं थी। ताहम वान एर के जाने के बाद वांगलिन लाशऊरी तौर पर कभी-कभी ली मुवान के बारे में सोचता। उन औकात में उसका दिल बहुत दुखता था। ऐसा लगता था जैसे वो तन्हाई के जंगल में दाखिल हो गया हो। इस जंगल के अंदर वो जज्बा जो उसमें सोया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुआ। ये वांगलिन के दिल के अंदर कड़वे पानी के प्याले की तरह था, जो ऐसी लहरें पैदा करता था जो आसानी से गायब नहीं होती थीं। उसे हमेशा याद रहता था कि जब वो पहली बार मिले थे तो उसकी आंखों में घबराहट थी। अगरचे ये सितार की मौसीकी वाज़ेह तौर पर जाली थी, लेकिन वांगलिन अब भी महसूस कर सकता था कि वान एयर आहिस्ता आहिस्ता खला से निकलकर उसकी तरफ आ रही है और उसकी बाहों में दाखिल हो रही है। ये वादी में वापस जाने जैसा था जब वो और ली मुवान खामोशी से सूरज को गुरूब होते देखते थे, सूरज तुलू होने का इंतजार करते हुए। हमेशा किसी चीज को खोने के बाद ही इंसान उसे सबसे ज्यादा चाहता है। ये तभी होता है जब कोई जुदा होता है कि वो वापस आना चाहता है। वान एर के जाने के बाद के सालों में वांगलिन ने उसे बार बार याद किया, जिससे वो और भी ज्यादा अहम होती गई। वो अब उसके दिल में नक्श थी और वक्त के आखिर तक रहेगी। दिन ढल रहा था और आसमान के मुकम्मल तौर पर तारीक होने से पहले सितारों की रोशनी की एक लकीर अचानक आसमान में नमूदार हुई। डीमन स्पिरिट लैंड में बहुत सी नाकाबिले तसव्वुर चीजें होती थीं। किसी ने नहीं पूछा कि सितारों की रोशनी या चांदनी कहाँ से आई। ये अहम नहीं था। जो अहम था वो ये कि सितार की मौसीकी के साथ इस सितारों की रोशनी ने उन यादों को छुआ था जो वांग लिन ने महफूज कर ली थीं। सितारों की रोशनी वांग लिन की आंखों में नक्श हो गई और सितार की मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने के साथ इसने उसके दिल में एक एहसास को आहिस्ता आहिस्ता जमा कर दिया। ये तन्हाई का एहसास था और ये काफ़ी देर तक उसके दिल में रहा। सितार की मौसीकी धीमी और धीमी होती गई जब वांगलिन ने अपना हाथ उठाया ताकि अपनी भवों के दरमियान छू सके। ऐसा लगा जैसे वो हेवन डिफाइंग बीड के अंदर ली मुवान को छू रहा हो और वो बड़बड़ाया, वान एर, हम अभी भी एक बार फिर मिले, ये तुमसे मेरा वादा है। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चली गई और उस औरत का साया भी गायब हो गया। जिस लम्हे मौसीकी तकरीबन मुकम्मल तौर पर गायब हुई, औरत ने शायद कुछ महसूस किया और मुड़ी। उसने फासले पर दरिया के किनारे देखा, लेकिन देखने के लिए बहुत अंधेरा था। फिर भी इस तारीकी में उसे लगा कि उसने एक तन्हा साये को आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते देखा। कश्ती पर औरत ने एक आह भरी और अपना हाथ हिलाना शुरू किया जब उदास मौसीकी फिर से बजी और दरिया को भर दिया।
अगरचे कश्ती पर रोशनी थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ हमेशा तारीक था, चाहे दिन हो या रात। उसका येट जैसा हाथ अंधेरे में हिला, और कश्ती से आने वाली हंसी जल्द ही उसकी सितार की मौसीकी से टूट गई। वो कश्ती के अगले हिस्से में बैठी थी और उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन इस लम्हे वो कीचड़ में खिलते हुए कमल के फूल की तरह थी। ताहम ये एक ऐसा खिलना था जिसे कोई नहीं समझता था और किसी ने तवज्जो नहीं दी। सितार की मौसीकी अभी भी पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी संजीदगी से नहीं सुन रहा था। अगर कोई संजीदगी से सुन भी रहा होता तो वो देख नहीं सकती थी। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 571। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन दरिया से चला गया और रात में आहिस्ता आहिस्ता चला गया, और दो साजन्स उसके पीछे चले गए। दोनों साजन्स ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में उलझन देखी। उनकी नज़र में वांगलिन ने अपना ज्यादातर वक्त शहर में घूमने और फिर खला में दरिया को घूरने में गुजारा था। आसमान अब तारीक था, लेकिन ये शख्स अभी भी सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रात के वक्त होंग सिटी रोशनियों से रोशन थी, जैसे ये बिना रात का शहर हो। जैसे ही वांगलिन सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला, उसकी नज़र फासले पर एक तारीक इलाके पर पड़ी। वहाँ बहुत सी बड़ी इमारतें थीं और पूरे इलाके में उदास माहौल था। ये औरा मौत और नफरत से भरा हुआ था। साजन्स में से एक ने वांगलिन की नज़र का पीछा किया और सरगोशी की। ये दारुल हुकूमत के 4 अजीम कैदखानों में से एक है, होंग प्रिजन। होंग प्रिजन? वांगलिन ने सर हिलाया। साजन ने वजाहत की, होंग प्रिजन मुजरिमों से भरा हुआ है और इसकी अच्छी तरह हिफाजत की जाती है। टोकन के बगैर दाखिल होना और बाहर निकलना नामुमकिन है। वांगलिन ने इस होंग प्रिजन को गौर से देखा। उसने पहले ही उस जगह को नोटिस कर लिया था, क्योंकि इसमें कई ताकतवर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज थीं जो मोली हाई से कमज़ोर नहीं थीं। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन मो मैंशन की तरफ चला गया। मो मैंशन वापस आने के बाद वांगलिन सीधा मोली हाई की रिहाइशगाह पर गया। मोली हाई कल्टीवेशन कर रहा था, और जब वांगलिन ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपनी आंखें खोली। मैं होंग प्रिजन जाना चाहता हूँ, क्या ब्रदर मो के पास कोई रास्ता है? मोली हाई चौंका। उसने वांगलिन को देखा लेकिन वजह नहीं पूछी। इसके बजाय उसने कुछ देर सोचा और कहा, कुछ मुश्किलात हैं। वांगलिन ने तेवरी चढ़ाई और कहा, तो फिर रहने दो। मोली हाई हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम वहाँ कितनी देर रहना चाहते हो? वांगलिन ने कहा, तकरीबन 1 महीना। मोली हाई की आंखें तंग हो गईं और उसने कहा, कल्टीवेशन? वांगलिन ने मोली हाई की तरफ सर हिलाया और कहा, मुझे अपना स्पेल ट्रेन करने के लिए कत्ल करने की ज़रूरत है, और अगर मैं शहर में ऐसा करता तो ये गैर ज़रूरी परेशानी का सबब बनता। इसके साथ ही वांगलिन ने इजाफा किया, अगर मैं कामयाब हो सका तो तुम्हारी मदद करने की मेरी सलाहियत बढ़ जाएगी। मोली हाई खड़ा हुआ, फिर उसने वांगलिन को घूरा और लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? वांगलिन ने वक्त ज़ाया नहीं किया जब उसने अपना हाथ हिलाया और 5 लकीरें स्लॉटर एनर्जी की नमूदार हुईं। उन्होंने 5 ड्रैगन्स की शक्ल इख्तियार कर ली और बिजली की तरह मोली हाई की तरफ बढ़े। मोली हाई हंसा और एक मुक्का मारा। हवा के जरिए जोर लगाने की आवाज़ आई और 5 ड्रैगन्स टूट गए। ताहम मोली हाई की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने एक अजीब एक्सप्रेशन जाहिर किया और फिर 3 कदम पीछे हटना पड़ा। टूटी हुई ग्रे गैस 5 ड्रैगन्स में वापस बन गई और एक घना स्लॉटर ऑरा फैल गया और फौरन पूरे मो मैंशन को घेर लिया। मैंशन के अंदर मौजूद तमाम सिपाही इससे चौकन्ना हो गए और दौड़ पड़े। उसी वक्त स्लॉटर एनर्जी की ये 5 लकीरें मोली हाई पर बढ़ीं। उसकी आंखें रोशन हुईं और उसने एक और मुक्का मारा। स्लॉटर एनर्जी की 5 लकीरों ने उसके मुक्के को चकमा दिया और उसके सीने को निशाना बनाया। स्लॉटर एनर्जी अचानक करीब आई, लेकिन मोली हाई के जिस्म से 7 इंच दूर एक न दिखने वाली कुव्वत ने रोक दिया और वापस धकेल दिया। इसके बावजूद मोली हाई के सामने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की स्क्रीन भी शिद्दत से हिली। वांगलिन ने आहिस्ता से कहा, अगर मेरे पास 1000 से ज्यादा लकीरें होती तो क्या तुम अब भी इसे इतनी आसानी से रोक सकते? मोली हाई की आंखें रोशन हुईं। ये पहली बार नहीं था कि उसने स्लॉटर एनर्जी देखी थी। पिछली 2 बार के मुकाबले में इस बार ये कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा, मेरे लिए 1 महीना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 7 दिन का कोई मसला नहीं। होंग प्रिजन में 10,000 मुजरिम हैं, इसलिए 7 दिन तुम्हारे लिए कल्टीवेशन के लिए काफ़ी होने चाहिए। मेरा इंतज़ार करो और मैं 3 दिन में तुम्हारे लिए दाखिले का ख़त लाऊंगा। वांगलिन ने सर हिलाया, फिर कमरे से चला गया। मोली हाई ने सोचने वाला एक्सप्रेशन जाहिर किया। काफ़ी देर बाद वो बुड़बुड़ाया, मैं वाकई इस वांगलिन को कम नहीं समझ सकता। ऐसा लगता है कि उस 13 की जिंदगी को उसकी मदद के लिए तब्दील करना सही काम था।
उस हाथ की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए किलिंग इंटेंट से भरी हुई उन ग्रे गैस की लकीरों की ताकत इंतहाई गैर मामूली है। सिर्फ 5 लकीरों जो पूरी ताकत पर भी नहीं थीं, उसने मेरे डिमोनिक आर्मर को हिलाने के काबिल था। ये कुछ डिमोनिक सोड से भी तेज था। ये सबसे अहम चीज नहीं है। उस ग्रे गैस के बारे में कुछ पुरस्रार बात है जो मेरे जिस्म में लाइफ फोर्स को मुतासिर कर सकता है। अगर उस ग्रे गैस की 1000 से ज्यादा लकीरें होती तो ये बहुत खतरनाक होता। बेहतर है कि वांगलिन को दुश्मन ना बनाया जाए और अपने मौजूदा ताल्लुक को कायम रखा जाए। उसने कुछ देर सोचा, फिर कमरे से जाने और वांगलिन को होंग प्रिजन तक रसाई दिलाने के लिए काम करने के लिए गया। वांगलिन अपने कमरे में वापस नहीं गया, बल्कि सेहन में लोटस पोजीशन में बैठ गया। हालांकि आसपास मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन उसके कानों में अभी भी हल्की सी सितार की मौसीकी थी। हालांकि ये सितार की मौसीकी हल्की थी, लेकिन इसमें अपनी मुनफरिद कशिश थी जो गायब नहीं हुई। वांगलिन ने आज रात कल्टिवेशन नहीं की, उसने सितार की मौसीकी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो बस सितारों की रोशनी के नीचे खामोशी से बैठा रहा, सुनते हुए अपने दिल में सितार की मौसीकी को। उसके साये ने चांदनी से एक लंबा सा साया बनाया। ये साया इंतहाई उदास लग रहा था, सिर्फ एक तन्हा साया। एंशिएंट डीमन सिटी से आला मयार की शराब का एक मटका वांगलिन के पास रखा हुआ था। वो कभी कभार मटका उठाता और एक घूंट लेता। साये की वीरानी ने आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को मुतासिर किया और उसकी तन्हाई चांदनी के साथ मिलती हुई महसूस हुई, जो उसके जिस्म और रूह पर नक्श हो गई। मैं वांगलिन ने 16 साल की उम्र में दाव सीखना शुरू किया था, लेकिन मैं कब का भूल चुका हूं कि मैंने कितने अरसे तक कल्टीवेशन की है। वांगलिन ने मटका उठाया और एक बड़ा घूंट पिया। शराब उसके मुंह के कोने से निकली और उसके कपड़ों पर टपक गई। वांगलिन ने आसमान में सितारों की रोशनी को देखा और तन्हाई का एहसास जाहिर किया। कल्टीवेटर्स आसमानों के खिलाफ चलते हैं और हमेशा के लिए तन्हा रहने के लिए मुकद्दर हैं। कोई आवाजें नहीं थी, लेकिन वांगलिन अभी भी हल्की सी सितार की मौसीकी सुन सकता था। उसने अपने मुंह के कोने से शराब साफ की और बुड़बुड़ाया, जिंदगी भर तन्हा रहना इंसान को दाव तलाश करने का दिल देता है। लेकिन कितने लोग वाकई तन्हाई के इस एहसास का लुत्फ उठा सकते हैं? बिल्कुल इस शराब की तरह, जब ये मुंह में दाखिल होती है तो ये तीखी होती है, लेकिन फिर जब ये जिस्म में दाखिल होती है तो गर्माहट में बदल जाती है। सितारों की रोशनी और चांदनी के नीचे एक तन्हा साया शराब पी रहा था और जिंदगी पर गौर कर रहा था। मैं नहीं जानता कि उन कल्टीवेटर्स ने जिन्होंने 10,000 साल से ज्यादा कल्टीवेशन की है, उन 10,000 सालों को कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर किसी के पास जज्बात का जरा सा भी हिस्सा ना हो, तो वो सिर्फ अपने बनाए हुए दाव की कल्टीवेशन कर रहे हैं और आसमानों के दाव की नहीं। आसमान और जमीन बेरहम है। कल्टीवेशन आसमानों के खिलाफ जाने के बारे में है, लेकिन अगर कोई कल्टीवेटर भी बेदिल है तो वो भी बेरहम है। आसमान के बेरहम दाव की कल्टीवेशन के लिए बेरहम दिल का इस्तेमाल करना, उसे आसमानों के खिलाफ जाना कैसे समझा जा सकता है? ये सिर्फ आसमानों की मर्जी पर चलना है। कदीम जमाने से जो लोग आसमानों की मर्जी पर चलते थे, वो आसमानों के पसंदीदा थे, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ कीड़े थे। मेरा दाव आसमानों की मर्जी पर नहीं चलता। मैं आसमानों के खिलाफ चलने के लिए अपने दिल की पैरवी करता हूँ। मैं अमर होना नहीं चाहता, मैं कीड़ा होने की अपनी हैसियत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बगावत का यही मतलब है। वांगलिन ने मटके में मौजूद सारी शराब एक ही घूंट में पी ली और फिर उसे फेंक दिया। मटका गिरने पर टूट गया। फिर वांगलिन ने अपनी भवों के दरमियान छुआ और एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों में वीरानी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हुआ जब वांगलिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं। आज रात वो नशे में था। वो शराब और जज्बात के नशे में था। जिस लम्हे वो बेदार हुआ, कल रात जो कुछ भी हुआ था वो उसके दिल की गहराइयों में दफन हो गया और एक ऐसी जगह सील हो गया जिसे छुआ नहीं जा सकता था। 3 दिन का वक्त पलक झपकने में गुजर गया। इन 3 दिनों में वांगलिन ने कल्टीवेशन नहीं की। इसके बजाय वो हर सुबह मो मैंशन छोड़ देता था और दरिया के किनारे वक्त के उस मुख्तसर अरसे का इंतजार करता जब सितार की मौसीकी गुजरती थी। वो उदास सितार की मौसीकी उसके जहन में बहती थी, उन महफूज यादों को चीरती और उसके दिल की गहराइयों में दाखिल होती। सितार की मौसीकी सुनते हुए और सार्जेंस की लाई हुई शराब पीते हुए वांगलिन उस लम्हे में मुकम्मल तौर पर खो गया और कुछ बसीरत हासिल की। कश्ती पर सवार औरत नहीं जानती थी कि इन 3 दिनों में कोई उसकी सितार की मौसीकी को संजीदगी से सुन रहा था। वो बस इतना जानती थी कि जब भी वो उस जगह से गुजरती, उसके दिल में उदासी बढ़ जाती और वो उदासी उसके हाथ में दाखिल होती और उसकी मौसीकी के जरिए बाहर निकलती।
इन 3 दिनों के दौरान वोंगलिन बहुत पुरसुकून था। उसने खुद को तनाज़े और कत्ल से दूर कर लिया। वो टो सैन के खतरे को भूल गया, मोली हाई के साथ अपने मुहायदे को भूल गया और असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की अपनी उम्मीद को भूल गया। सितार की मौसीकी और शराब के साथ उसने अपने दिल के लिए एक मुख्तसर बैप्टिज्म का तजुर्बा किया। उसने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि वो औरत कैसी दिखती है, सिर्फ उसका साया और सितार की मौसीकी ही काफ़ी थी। अगर मो ली हाई ने वोंग लिन के होंग प्रिजन में दाखिल होने का मामला पहले ही हल न किया होता तो वो वहीं बैठा रहता और अपने दिल को साफ करता रहता। वो नहीं जानता था कि वो वहां कब तक रहेगा, शायद तब तक जब तक सितार के तार टूट न जाए और वो मजीद कोई मौसीकी पैदा न करे। वोंग लिन ने खुद को सितार की मौसीकी से वापस खींच लिया। वो खड़ा हुआ और कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए देखा। इस लम्हे कश्ती पर सवार औरत अचानक दरिया के किनारे देखने के लिए मुड़ी। अगरचे उसके सामने सब कुछ अभी भी तारीख था, उसकी आंखों में उस आदमी का साया नमूदार हुआ जो जा रहा था। औरत के पास से एक पुरसुकून आवाज आई, मिंगहविन, तुम क्या देख रही हो? सितार की मौसीकी अचानक रुक गई। औरत मुड़ी और अपना सर झुका लिया। फिर उसके जेड जैसे हाथ सितार के तारों के ऊपर तैरने लगे और हल्का सा लर्जे। उसके लिए उसकी आवाज आसमानों और नाकाबिले मुकावम किस्मत की नुमाइंदगी रखती थी। तुम्हारी सितार की मौसीकी बहुत उदास है, इसलिए मेहमान चाहते हैं कि तुम बदल जाओ। अगरचे आवाज पुरसुकून थी, लेकिन ये इस अंदाज में भी बोली गई थी जिसका मतलब था कि वो इनकार नहीं कर सकती थी। औरत ने सोचा और फिर सितार बजाना शुरू किया। सितार की मौसीकी अचानक बाहर के मार्च में बदल गई और एक खुशगवार आवाज ने कश्ती और दरिया को भर दिया। बहुत अच्छे, मुस्तकबिल में इस तरह बजाना। पहले वाली आवाज एक बार फिर आई। खुशगवार सितार की मौसीकी फैल गई और अगरचे मौसीकी पुरजोश थी, अगर कोई गौर से सुनता तो वो बता सकता था कि ये बिल्कुल भी पुरजोश नहीं थी, बल्कि एक खामोश चीख थी। ये चीख उदासी और दर्द से भरी हुई थी। इसे बयान करने का बेहतरीन तरीका एक जबरी मुस्कुराहट थी। मौसीकी ने आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को भर दिया और हंसी की आवाज से मेल खाई, लेकिन ये कभी इसके साथ मिली नहीं। इस जबरी मुस्कुराहट के पीछे एक ताकतवर करवाहट छुपी हुई थी। ये करवाहट सितार की मौसीकी से बहुत अच्छी तरह छुपी हुई थी और मिंग हविन जानती थी कि उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे कश्ती दूर होती गई, वैसे वैसे मौसीकी भी अपने पीछे सिर्फ कश्ती के पैदा की जाने वाली लहरें छोड़ती हुई। लहरें आहिस्ता आहिस्ता दरिया के दोनों अतराफ फैल गईं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।